तो अपना नाम देख लीजिए कि वीज़ा पे नाम प्रिंटिंग सही है कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पे ये मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि एम्बेसी की तरफ से बहुत बार गलतियां हो जाती है और बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिपार्चर ब्रीफिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश। वैसे तो डिपार्चर ब्रीफिंग के बारे में ओवरऑल एक आइडिया आपको थोड़ा बहुत होता है कि क्या क्या लेकर के जाना है और कैसे लेकर के जाना है, लेकिन जैसे कि आपके ही डिमांड होते हैं कि एक वीडियो कवर होना चाहिए डिपार्चर से पहले, क्योंकि आपको पता है कि माय करियर पाठशाला की वीडियो कुछ अलग होती है। उसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि बाकी वीडियो में आपको नहीं मिलते हैं। तो आइए, जो भी स्टूडेंट्स 2022 के अंदर में एडमिशन्स ले रखे हैं उनको पता है कि 23 जुलाई से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस में 23 जुलाई को उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो आपको 23 जुलाई से अगर क्लासेस स्टार्ट है तो आपको उस कॉलेज के अंदर में 21 22 तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट डे से अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सके और ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह में इन्वॉल्व हो सके। एक ये है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप थोड़ा डिले भी हो रहे हैं, 1-2 दिन डिले भी हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले करके जाने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। तो डिपार्चर ब्रीफिंग में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप जा कैसे रहे हैं। सबसे पहले अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं, तो अगर आपने विस्तारा की फ़्लाइट बुक करी है तो विस्तारा के फ़्लाइट में स्टूडेंट वीज़ा पर आपको 50+7 kg का लगेज कैपेसिटी मिल जाता है। जो पेरेंट्स ट्रेवल कर रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए 25 kg + 7 kg एडिशनली आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एयर इंडिया की फ्लाइट ले रहे हैं तो 30+7 आपको मिल जाता है। विमान बांग्लादेश अगर आप कलकत्ता वगैरह से बुक कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 25+7 kg का लगेज कैपेसिटी आपको वहाँ भी मिल जाता है विमान बांग्लादेश में। विमान बांग्लादेश में शायद 30 kg का भी है, आप चेक कर लेना। 25 या 30 kg का ही लगेज कैपेसिटी है विमान बांग्लादेश के अंदर। ये तो हो गया आपका डिपार्चर। अगर आप लैंड से जा रहे हैं, मतलब आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, जैसे आप अगरतला वाया होते हुए जा रहे हैं या आप सिलीगुड़ी बॉर्डर से निकल रहे हैं, तो कहीं भी किसी आप बेनापोल बॉर्डर से जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लैंड लगेज कैपेसिटी नहीं है, फिर आप 40 kg 50 kg 60 kg जैसे भी आप लेके जाना चाहते हैं, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट वो आप ट्रेवल करके लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट के साथ अगर उनका पेरेंट ट्रेवल कर रहा है और आप बाई फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके पास रिटर्न टिकट पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां जाने के बाद रिटर्न के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर में आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए। एडिशनली जो आप विस्तारा की फ्लाइट बुक कर रहे हैं, अदर फ्लाइट्स में भी आपको इसका एडवांटेज मिल जाए कि रिटर्न टिकट ना खोजा जाए, लेकिन विस्तारा के फ्लाइट में आपको रिटर्न टिकट चाहिए ही चाहिए। चाहे आप लैंड का टिकट दिखाइए, मतलब आप बाई बस आप उधर से रिटर्न कर रहे हो या बाई ट्रेन आप रिटर्न कर रहे हो, आप जैसे भी रिटर्न कर रहे हो, बट यू मस्ट हैव एटलीस्ट रिटर्न टिकट बिफोर यू गो फॉर अ डिपार्चर। तो ये हो गई डिपार्चर को लेकर के। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपना वीजा चेक कर लीजिए। वीजा की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पहले से ही आप अपने कंसल्टेंट से मांग लीजिए। और वीजा के ऊपर में आपको 3 मेजर चीज चेक करने हैं। एक तो अपना नाम देख लीजिए कि वीजा पे नाम प्रिंटिंग सही है कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पे ये मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि एम्बेसी की तरफ से बहुत बार गलतियां हो जाती है और बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अपने नाम चेक कर लीजिए और अपना डेट चेक कर लीजिए कि वो वीजा 6 मंथ के लिए है तो प्रॉपर 6 मंथ का है, या 1 ईयर के लिए तो प्रॉपर 1 मंथ की इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। और तीसरा जो देखना है वो है वीजा का टाइप, यानी वीजा आपका अगर स्टूडेंट है तो आपका एस वीजा होगा, जो टाइप होगा दैट इज स्टडी वीजा। कहीं वो गलती से टी तो नहीं प्रिंट हो गया या कुछ इस तरीके से बी तो प्रिंट नहीं हो गया, तो ये आपको चेक कर लेना है। द 3 मेजर थिंग्स आपको चेक कर लेना है वीजा के अंदर में, तो वीजा कॉपी आप जरूर चेक कर लें। अब यहाँ से जाने के बाद आपको पैकिंग की बात करें, लगेज कैपेसिटी एज पर योर जो लगेज का रिक्वायरमेंट है 40 to 50 kg, उसके हिसाब से आप अपनी पैकिंग कर सकते हैं। अब पैकिंग के अंदर में मैं आपको बता दूं, आप ऐसा नहीं कि किसी कोल्ड कंट्री के अंदर में जा रहे हैं और आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गारमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कपड़े आपको यहाँ से परचेज करके नहीं जाने हैं। वहाँ एज पर रिक्वायरमेंट आप परचेज कर सकते हो और वहाँ कपड़े आपको इंडिया से सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप जो कैजुअल ड्रेसेस है, फॉर्मल ड्रेसेस है और कुछ जो शॉर्ट्स वगैरह है जो आप हॉस्टल वगैरह में पहन सके, वैसे कुछ आप 2 से 2 सेट लेकर के जा सकते हैं। जो शूज़ है उस पर आप एक स्पोर्ट्स शूज़, एक फॉर्मल शूज़ और स्लीपर्स का एक पेयर आप ले करके जा सकते हैं। इसके अलावा जो विंटर जो क्लोथ्स है उसमें आप
थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई विंटर क्लोथ रख सकते, नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर आने में अभी कम से कम 4 to 5 मंथ्स है। तो ये हो गया आपका पैकिंग को लेकर के। जो सबसे ज़्यादा आपको लेकर के जाना है वो है खाने का मटेरियल। ठीक है, खाने का मटेरियल खास करके वेजिटेरियन बच्चों को, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास जैसे बीकानेर का या हल्दीराम्स का इस तरीके के जो भुजिया होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, मैगी के पैकेट्स वगैरह हो सकते हैं, वो आप जितना लेकर के जाएंगे उतना आपके लिए। अगर आपका 40-50 केजी का लगेज कैपेसिटी है तो 15 से 17 केजी, 15 to 17 केजी आप खाने का भी मटेरियल लेकर के जाइए। होममेड जो मटेरियल है वो लेकर के जा सकते हैं, कुकीज़ वगैरह लेकर के जा सकते हैं, जो आपके काम वहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा बुक्स आपको परचेज करके लेके नहीं जाने हैं। पहले से अगर आपने एनाटॉमी वगैरह की कुछ बुक्स ले रखी है या परचेज कर रखी है तो उसको आप लेकर के अपने साथ जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एप्रन लेकर के नहीं जाना है। जो व्हाइट एप्रन, यहाँ का एप्रन और बांग्लादेश का एप्रन में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ का एप्रन फुल स्लीव्स और आपका नी के बराबर होना चाहिए। उससे कम का एप्रन मतलब हाफ स्लीव्स या हाफ एप्रन वहाँ पर नहीं चलता है, तो वो एप्रन आप वहाँ से ही परचेज करेंगे जाने के बाद। इसके बाद आप जो पैकिंग में है वो आपके इनर वेयर हैं, तो वो एज पर आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको क्या लेके जाना है उन सबको पता है। आप जब पैकिंग कर रहे होंगे तो जनरली जो इंस्ट्रक्शन है, जब से आपके पावर बैंक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जनरली जब आपका जो मेन लगेज है उसके अंदर में आप नहीं डालेंगे। जो आपके हैंडबैग्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जर, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैब हो गया, पावर बैंक हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपके हैंडबैग्स में होनी चाहिए। वो आपके मेन जो लगेज जो आपको वहाँ पर बोर्डिंग के समय बुक करना है उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पेरेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ इमिग्रेशन पे बांग्लादेश में ढाका में हो सकता है कि आपसे आप वहाँ पे कहाँ रुक रहे हो तो आपके पास होटल की डिटेल्स वो मांग सकते हैं। तो अगर आप किसी कॉलेज के हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो आप हॉस्टल का डिटेल डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने नहीं किया है वैसा तो आप प्री एडवांस वहाँ होटल की बुकिंग कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद परेशानी ना हो। जनरली ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद पेरेंट परेशान हो जाते हैं अगर उनको गाइडलाइन सही से नहीं मिलता है तो। इसके बाद जो वहाँ पहुँचने के बाद जो एक चेंजेज हैं, इस बार बांग्लादेश में 2 चेंजेज हैं। एक चेंजेज ये हैं कि पहले जब हम जाते थे तो ग्रीन कार्ड वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही बन जाता था। इस बार से उन्होंने ग्रीन कार्ड एयरपोर्ट पे बनाना बंद कर दिया है। उसके लिए जो ढाका के बच्चे हैं उनको जो है मालीबाग है वहाँ पर, जहाँ पे सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज है, CID ऑफिस, तो वहाँ पर जाकर के बनाना है। ग्रीन कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप बांग्लादेश में लैंड करते हैं उसके विदिन 7 डेज आपका ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर आपने नहीं कराया है तो फिर आपको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ती है ग्रीन कार्ड को लेकर के। तो यह उन बच्चों के लिए है जिनका कॉलेज ढाका के अंदर में है और वो बाई फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बच्चे ढाका से बाहर हैं, मतलब आप जो लैंड बॉर्डर के थ्रू, जैसे आप अगरतला के साइड में हो गए या फिर आप रंगपुर की तरफ हो गए या किसी भी बॉर्डर साइड में आप ढाका से अगर 50-100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो वैसे बच्चों को ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन उनके लोकल पुलिस स्टेशन में जाके करना होता है, जिसमें कॉलेज आपको हेल्प करता है, या सीनियर बच्चे के थ्रू आप जाके कर सकते हैं, या आपका कंसल्टेंट भी आपको उसमें मदद करता है। तो ये ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन हो गया जो आपको जानने के बाद वहाँ पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चेंजेज है, वो है मेडिकल चेकअप। इस बार बांग्लादेश में मेडिकल चेकअप मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप जिस कॉलेज में भी जाएंगे वहाँ पर आपको मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। पहले यह मेडिकल चेकअप नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर मेडिकल चेकअप वहाँ के लोकल बच्चों के लिए और फॉरेन बच्चों के लिए, दोनों के लिए मेडिकल चेकअप मैंडेटरी कर दिया गया है। अब ये कॉलेज के ऊपर में डिपेंड है कि वो मेडिकल चेकअप का चार्ज आपसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है 2,500 से 3,000 रुपये का चार्ज मेडिकल चेकअप का आपको इस बार कॉलेज में पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ और हैं, और सबसे बड़ी क्वेरीज आपकी है कि फॉरेक्स कार्ड लेकर के जाए, कितना कैश लेकर के जाए। तो आइए उसका कुछ ब्रीफ आपको मैं दे देता हूं कि आपको कितना कैश लेके जाना चाहिए। और अब बात करते हैं फॉरेक्स कार्ड को लेकर के कि कौन सा कार्ड लेकर के जाए। वहाँ पर अगर आप लेकर के जा रहे हैं, आप एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या किसी भी बैंक का आप ग्लोबल कार्ड लेकर के जा रहे हैं, वो लेकर के जाइए जिसमें इंटरनेशनल लिखा हो या ग्लोबल लिखा हो, एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो मास्टर हो, वीजा हो, रुपए हो। SBI वाले में थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, कंफर्म मैं पता कर रहा हूँ, अगर पता चल जाएगा, क्योंकि SBI में कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वैसे नहीं चल रहे थे, अभी चल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। मैं इसका अपडेट आपको अगर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, टिल द टाइम मेरे पास पता होगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। सेकेंड, जो कार्ड होता है, जो आप इंटरनेशनल कार्ड आपको बैंक से लेते हैं, कई सारे लोग नए नए अकाउंट इंडिया में खुला करके स्टूडेंट्स जो है और वो लेकर के जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप वहाँ जाने के बाद वो कार्ड चलता नहीं है। आपका जो इंटरनेशनल एक्टिवेशन है वो पीछे से बैंक जो है वो बंद करके रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ
डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपका एक्टिवेट करके देता है। तो आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या कस्टमर केयर से बात करके जाने से पहले अपना इंटरनेशनल एक्टिवेशन अपडेट करा लीजिए। और अगर आप कैश बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं जा रहे हैं तो आप इसकी लिमिट 50,000 से 1,00,000 रुपये तक पहले महीने के लिए रख लीजिए। और अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो मिनिमम एक्टिवेशन लिमिट आप 50,000 रुपीज़ के आसपास उसको सेट कर सकते हैं। तो यह हो गया फॉरेक्स कार्ड का डिटेल्स। अब कैश के बारे में बात करें तो जो कैश आपको लेकर के जाना है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेकर के 50,000 के बीच में आपके पास जो कैश होना चाहिए वो बोन सेट के लिए होना चाहिए। जो बोन सेट आपको वहाँ जाके परचेज करने हैं उसका कॉस्ट 35 से 50 होता है, लेकिन आप मानकर चलिए कि वो सीनियर के थ्रू ही आपको लेना होता है, तो कई जगह लोग 45 मांग लेते हैं, कोई 50 मांग लेते हैं। आप अदर प्लेसेस में चले जाइए तो 35,000 रुपीज़ में भी आपकी बात बन जाती है, डील हो जाती है। तो ये कैश आपको बोन सेट के लिए चाहिए। इसके अलावा जो बुक चाहिए आपको, बुक्स के लिए कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपीज़ का आपको बुक्स के लिए चाहिए, जो आपको 10 से 12,000 रुपये कैश चाहिए। एपरेट परचेज करने के लिए आपके पास 1000 से 1500 रुपीज़ के आसपास इसका कैश चाहिए। हॉस्टल में आपका हॉस्टल में जो मेस की फ़ीस आपको देनी है, खाने का पैसा जो आपको देना है, उसके लिए 2500 से लेकर के 3500 तक आपकी मेस की फ़ीस है, वो आपको देना है। जो मेडिकल चेकअप है अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेकर 3000 के आसपास वो देना है। इसके अलावा कुछ 5000 टू 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ जाने के बाद आपको परचेज करनी पड़ती है, या आपका पूरे मंथ का एक्सपेंडिचर है जिसके जो आपके पास होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो टोटल आपके पास 70 टू 75,000 रुपीज़ के आसपास इतना कैश, या तो 50% कैश में या आपका फॉरेक्स कार्ड में, या जो डेबिट कार्ड आप लेकर के जा रहे हैं उसके अंदर में होना चाहिए। अब वो अपने हिसाब के से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। रही बात अब आपका जो कैश है वो उसको आप टका में कहाँ कन्वर्ट करें। से इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, और एयरपोर्ट पे भी कई बार रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर एयरपोर्ट पर रेट अच्छे मिल जाते हैं तो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, या तो नियर बाई प्लेसेस में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादातर अगर आप लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको डॉलर एक्सचेंज वाले मिल जाते हैं, और अगर आप एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉरेक्स वाले मिल जाते हैं। और जो ढाका में है तो ढाका में कई जगह हैं वहाँ पर अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाह सकते हैं तो वहाँ पे करने के लिए lot of options are over there, so you do not need to be worried about that। तो फ्रेंड्स ये है डिपार्चर ब्रीफिंग। होप इसमें सारी डिटेल्स लगभग मैंने कवर कर दी। आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनकी क्या अरेंजमेंट और क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।